लोगों के साथ मैं गलती से एक खतरनाक सर्वाइवल गेम में खींच लिया गया, द ब्रोक गेम। इस गेम में जीतने वाले को मिलेंगे 10 लाख डॉलर, लेकिन नियम था बेहद डरावना। सिर्फ $50 में 7 दिन तक जिंदा रहो। अगर तुम होते तो कैसे बचते? लेकिन मैं एक प्रोफेशनल गरीब इंसान हूँ। जैसे ही मैंने गेम के नियम देखे, मुझे तुरंत इसका लूप होल समझ आ गया। तभी सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंज उठी। 100 खिलाड़ियों का ब्रोक गेम में स्वागत है। शुरुआती रकम $50। उद्देश्य गेम में 7 दिन तक जिंदा रहना। विजेता को मिलेगा 10 लाख डॉलर। आवाज कुछ पल रुकी, फिर चालाकी भरे लहजे में बोली, अब कोई डरपोक बाहर निकलना चाहता है? मैं मन ही मन हंसा। मजाक कर रहे हो क्या? मैं तो सिर्फ पानी पीकर भी 7 दिन निकाल सकता हूँ। मेरे बगल में खड़ा एक मोटा आदमी जिसने सस्ती टी शर्ट पहन रखी थी तुरंत बोला, $50 में स्टीम्ड बन और अचार आ जाएगा। थोड़ा संभल कर खर्च करो तो काम चल जाएगा। छोटा दाव लगाओ, बड़ा जीतोगे। सिर्फ बेवकूफ ही अभी गेम छोड़ेगा। भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ गई। सब लोग अंधे लालच में भरे हुए। तभी सिस्टम फिर बोला, बहुत बढ़िया, सभी 100 खिलाड़ी गेम में शामिल हो चुके हैं। अब गेम के नियम लागू होते हैं। कोई भी बाहर नहीं जा सकता। आप सभी का स्वागत है एयरपोर्ट स्मगल में। आप सभी को शुभकामनाएं। अचानक तेज सफेद रोशनी चमकी और अगले ही पल मैं खुद को एक विशाल मॉडर्न एयरपोर्ट के बीच खड़ा पाया। एयरपोर्ट इतना बड़ा था कि उसका अंत तक दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ लोग भाग दौड़ कर रहे थे। ये समझ पाना नामुमकिन था कि कौन खिलाड़ी है और कौन एनपीसी। मेरे गेम अकाउंट में शुरुआती रकम दिखाई दी, $50। साथ ही मेरी स्क्रीन पर 3 मीटर उभर आए। भूख, प्यास और एनर्जी तीनों फिलहाल फुल थे। सामने मुझे एक कन्वीनियंस स्टोर दिखा। मैं तुरंत वहां कीमतें देखने चला गया। जैसे ही मैं फ्रिज के पास पहुंचा, किसी ने रोते हुए चिल्लाया, हे भगवान, पानी की एक बोतल $15 की, ये तो खुली लूट है। मैंने शेल्फ पर रखी चीजें ध्यान से देखी और मेरा दिल बैठ गया। कपकेक $50, सैंडविच $40, स्टीम्ड बन $10 एक। यहाँ तक कि सबसे सस्ता सोडा क्रैकर का पैकेट भी $18 का था। मतलब हर दिन के लिए मेरे पास सिर्फ लगभग $7 थे और उसमें आधी पानी की बोतल भी नहीं खरीद सकता था। वो मोटा आदमी मेरी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर पूरी निराशा छाई हुई थी। प्लेयर 66, हम तो गए। ये पैसे तो सिर्फ 3 पानी की बोतलें खरीद सकते हैं। एक हफ्ते में लोग मरने वाले हैं। मैंने गहरी सांस ली। सिस्टम कोई चैरिटी नहीं चला रहा। मुझे पहले से पता था कि ये इतना आसान नहीं होगा। बाकी खिलाड़ी भी दुकान के अंदर घुसने लगे। सबके चेहरे डर और घबराहट से बिगड़ चुके थे। तभी वो मोटा आदमी मुझे एक तरफ खींच कर बोला, प्लेयर 66, मेरा नाम वेड है। प्लेयर 44, चलो टीम बनाते हैं। अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा मैं संभाल लूंगा। उसने तुरंत कुछ मार्शल आर्ट्स मूव्स दिखाए। हैरानी की बात थी कि उसके भारी शरीर के बावजूद वो काफी फुर्तीला था। लेकिन जब तक मैं गेम के असली नियम पूरी तरह समझ नहीं लेता, मैं किसी के साथ टीम नहीं बनाना चाहता था। मैंने विनम्रता से मना किया और अकेला ही स्टोर से बाहर निकल गया। सबसे पहली प्राथमिकता मुफ्त पानी ढूंढना। वॉशरूम के बाहर मुझे एक वाटर डिस्पेंसर दिख गया। उसके पास ही 2 खाली प्लास्टिक की बोतलें पड़ी थी। मैंने उन्हें अच्छी तरह धोया, फिर दोनों में पानी भर लिया। पानी का इंतजाम हो गया। खर्च $0। अब बारी थी एनर्जी के सोर्स की। थोड़ी दूर मुझे एक कॉफी शॉप दिखाई दी। कंडीमेंट काउंटर पर सफेद शुगर पैकेट, क्रीमर कप और ब्राउन शुगर करीने से रखे थे। शुगर एक बेहद जरूरी एनर्जी सोर्स है। इमरजेंसी में ये लो ब्लड शुगर से बचा सकती है। मैं बिल्कुल सामान्य चेहरा बनाकर वहां पहुंचा, ऐसे जैसे अपने ही घर से कुछ उठा रहा हूं। 2 सेकंड से भी कम समय में 1 दर्जन शुगर पैकेट और कुछ क्रीमर कप मेरी जेब में गायब हो चुके थे। मैं आराम से कॉफी शॉप से बाहर निकला। एक खाली कोने में जाकर 2 शुगर पैकेट फाड़े और सीधे मुंह में उड़ेल दिए। मिठास मेरी जीभ पर फैल गई। कुछ पल के लिए अजीब सा संतोष महसूस हुआ। एनर्जी का इंतजाम भी हो गया। खर्च $0। एयरपोर्ट की एयर कंडीशनिंग किसी बर्फ के डिब्बे जैसी ठंडी थी। शायद सिस्टम ने जानबूझकर किया था। जितनी ज्यादा ठंड होगी
उतनी तेजी से शरीर एनर्जी जलाएगा। मेरे पतले कपड़े इस ठंड के सामने बेकार थे। गर्म रहने के लिए मुझे लगातार चलते रहना पड़ रहा। मैंने एक कूड़ेदान खंगाला और उसमें से किसी यात्री द्वारा फेंका गया एक कंबल निकाल लिया। समय बीतने के साथ मेरी भूख और तेज होती गई। रात के 8 बजे मैं धीरे धीरे एक बेकरी की तरफ बढ़ा। कांच के अंदर रखी बिना बिकी ब्रेड से गेहूं की गर्म खुशबू आ रही थी। मेरा पेट जोर से गुर्राया। मेरी गरीबी वाली तेज नजरें तुरंत समझ गईं। इतनी देर तक बची हुई ब्रेड अब डिस्काउंट पर होनी चाहिए। जो टोस्ट पहले $30 का था अब सिर्फ $15 में मिल रहा था। लेकिन ये भी काफी नहीं था। दुकान बंद होने के और करीब आने पर कीमत शायद और गिर जाए, शायद मुफ्त भी हो जाए। हर बचाया हुआ डॉलर जिंदा रहने का एक और मौका था। मैं बेकरी के सामने वाली बेंच पर बैठ गया, आंखें आधी बंद करके आराम करने लगा। तभी अचानक 20 से 30 लोग हर दिशा से भागते हुए बेकरी की तरफ टूट पड़े। छोटा सा एंट्रेंस देखते ही देखते भगदड़ में बदल गया। अराजकता के बीच मैंने देखा, कुछ लोग पैसे लहरा रहे थे तो कुछ सीधे शेल्फ से ब्रेड उठाकर भाग रहे थे। घबराई हुई क्लर्क लगातार चिल्ला रही थी, लाइन बनाओ, लाइन बनाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में सारी डिस्काउंट वाली चीजें गायब हो गईं। यहाँ तक कि वो टोस्ट भी जिस पर मेरी नजर थी। जिन लोगों को ब्रेड मिल गई थी उनके चेहरे पर राहत थी, जैसे वो मौत से बचकर लौटे हों। और जिन्हें कुछ नहीं मिला वे सिर पकड़कर बैठ गए। उनकी आंखों में सिर्फ निराशा थी। चारों तरफ गालियां, शिकायतें और बेबस आहें गूंज रही थीं। मेरा हंगर मीटर अब 30% तक गिर चुका था। मैंने गहरी सांस ली और पेट में उठ रही ऐंठन को दबा दिया। फिर मैंने उस अफरा तफरी से नजर हटाई और ऊपर लगे विशाल फ्लाइट इंफॉर्मेशन बोर्ड की तरफ देखा। लाल रंग में लगातार फ्लाइट स्टेटस चमक रहे थे। अब समय आ गया था अपनी असली काबिलियत दिखाने का। इस एयरपोर्ट में खिलाड़ी कहीं भी जा सकते थे। बिना बोर्डिंग पास के भी गेट तक पहुंचना मुमकिन था। मैंने बोर्ड को ध्यान से स्कैन किया और उन फ्लाइट्स पर नजर टिकाई जो 6 घंटे से ज्यादा लेट थीं। यही मेरा शिकार था। मैं अपने थके हुए पैरों को घसीटता हुआ एक बोर्डिंग गेट तक पहुंचा। वहां पहले से लोगों की भीड़ जमा थी। हवा में पसीने, गुस्से और बेचैनी की बदबू फैली हुई थी। गेट 102 8 घंटे लेट था। फंसे हुए यात्री गेट एजेंट को घेर चुके थे। वो एक युवा लड़की थी। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। गुस्साए यात्रियों की थूक तक उसके चेहरे पर गिर रही थी। तुम्हारी एयरलाइन बेकार है क्या? मेरा बच्चा भूख से रो रहा है। कंपेंसेशन दो, अभी के अभी पैसे दो। पूरा माहौल अराजकता में डूब चुका था। उस एजेंट की आवाज शोर में दब गई थी। वो रोने के कगार पर थी और तभी मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। यही मौका था। मैं पूरी ताकत से भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और सीधे एजेंट के सामने जाकर खड़ा हो गया। चुप पा! मैं पूरी ताकत से गरजा। भीड़ अचानक शांत हो गई। सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने उस औरत की तरफ इशारा किया जो अपने रोते हुए बच्चे को पकड़े थी। देखो इस बच्चे को, क्या यहाँ चिल्लाने से प्लेन उड़ने लगेगा? गलती एयरलाइन की है, उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन अभी हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? खाना, आराम की जगह और इतनी ताकत कि बाद में इनसे लड़ सकें। फिर मैं टूट चुकी एजेंट की तरफ मुड़ा। लोग अपना कंट्रोल खो रहे हैं। सबसे पहले इन्हें शांत करो। अभी तुरंत मील वाउचर और होटल वाउचर बांटो। सबको खाना और आराम दो, वरना मामला हाथ से निकल जाएगा। क्या तुम संभाल सकती हो? एजेंट लगभग रोते हुए बोली। मैं बता रही हूँ कि वाउचर मिलेंगे, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे। सबको लाइन में लगकर बोर्डिंग पास दिखाना होगा। ऐसे समय में तुम नियमों की बात कर रही हो? मैंने उसकी बात काट दी। फिर उस माँ की तरफ इशारा किया। देखो वो कितनी थक चुकी है। 8 घंटे से बच्चे को उठाए हुए हैं। अब क्या उसे लाइन में भी खड़ा होना पड़ेगा? मैं उस महिला की तरफ मुड़ा। मैडम, अपना बोर्डिंग पास मुझे दीजिए, मैं आपके लिए ले आता हूँ। मैंने पूरी अथॉरिटी के साथ हाथ आगे बढ़ाया। उसने तुरंत अपना पास मेरे हाथ में थमा दिया, जैसे उसे सहारा मिल गया हो। और फिर भीड़ का असर फैल गया। बुजुर्गों वाले लोग, बच्चों वाले लोग, थके हुए यात्री, सब अपने बोर्डिंग पास मेरे हाथ में देने लगे। कुछ ही सेकंड में मेरे हाथ में दर्जनों पास थे।
मैंने उन्हें एजेंट की तरफ बढ़ाया और धीमी आवाज में कहा, जल्दी करो, सबसे जरूरतमंद लोगों को पहले संभालो। खबरों में मामला जाने से बेहतर है ना? और हाँ, 2 एक्स्ट्रा मील वाउचर मुझे दे देना। मैं बच्चों वाले माता पिता को शांत कर दूंगा, सबका फायदा होगा। एजेंट ने कृतज्ञ नजरों से मुझे देखा और तेजी से मशीन चलाने लगी। उसने सारे वाउचर निकाले, फिर चुपके से 2 एक्स्ट्रा वाउचर उसमें डाल दिए। हो गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मेरा चेहरा बिल्कुल शांत था। मैंने तुरंत लोगों को उनके बोर्डिंग पास और वाउचर लौटाने शुरू कर दिए। मैडम, बच्चे को लेकर जाइए और खाना खाइए। सर, ये लीजिए। सब बांटने के बाद मैंने वो 2 एक्स्ट्रा वाउचर अपनी सबसे अंदर वाली जेब में छुपा लिए। फिर मैंने भीड़ से जोर से कहा, जाइए, खाना खाइए, आराम कीजिए, ताकत बचाइए, बाद में इनसे हिसाब करें। जैसे ही भीड़ का ध्यान वाउचर लेने में गया, मैं चुपचाप वहां से फिसल गया। इस गेम में जिंदा रहना है तो बाकियों से बेहतर लूप होल्स ढूंढने होंगे। लाउंज से बाहर निकलते ही मेरी मुलाकात फिर वेड से हुई। वो मासूम मुस्कान के साथ बोला, प्लेयर 66, मैंने सब देखा। तुम तो फिल्मी बॉस की तरह नेगोशिएट कर रहे थे। अब भी हमारी टीम ज्वाइन नहीं करोगे? आगे चलकर तुम्हें दूसरों की मदद की जरूरत पड़ सकती है। सिर्फ एक दिन में उसके आसपास 4 और खिलाड़ी इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन मैंने फिर मना कर दिया। मील वाउचर की वजह से मैंने पेट भरकर खाना खाया। मेरा हंगर मीटर फिर फुल हो गया, लेकिन थकान समुद्र की लहर की तरह टूट कर आई। मेरा एनर्जी मीटर 50% से नीचे गिर चुका था। रात के 11 बज चुके थे। एयरपोर्ट अब काफी खाली हो चुका था। ज्यादातर दुकानें बंद हो रही थीं, लाइट्स धीमी पड़ चुकी थीं, और तभी एक अजीब डर पूरे माहौल में फैलने लगा। टर्मिनल की हर बेंच पर आर्म रेस्ट लगे थे ताकि कोई लेटकर सो न सके। एक युवा खिलाड़ी शायद अब और सह नहीं पा रहा था। उसने पतली जैकेट ओढ़ी और फर्श पर गोल होकर सो गया। 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि एक तेज रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। उठो, यहां लेटना मना है। सिक्योरिटी गार्ड की आवाज भावनाहीन थी। उस खिलाड़ी ने एनपीसी को नजरअंदाज किया और करवट लेकर फिर सो गया। अचानक चारों तरफ से सिक्योरिटी गार्ड दौड़ते हुए आए। उन्होंने बिना कुछ बोले उसे उठाया और एयरपोर्ट के बाहर फेंक दिया। तभी पब्लिक स्क्रीन चमकी। प्लेयर 13 एलिमिनेटेड, कारण गेम जोन छोड़ना, कर्ज $10 लाख। इसी तरह कई और खिलाड़ी अलग अलग जगहों से एलिमिनेट होने लगे। सिस्टम हमारी थकान और ठंड का इस्तेमाल कर रहा था ताकि हमारी आखिरी बची समझ भी खत्म हो जाए। मेरा एनर्जी मीटर अब बेहद खतरनाक स्तर पर था। एलिमिनेट होने से बचने के लिए मैंने फटा हुआ कंबल अपने ऊपर डाला और कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया। अगली सुबह सूरज की रोशनी ने बताया, सिर्फ एक दिन बीता है। मेरा एनर्जी मीटर मुश्किल से 75% तक पहुंचा था, लेकिन हंगर फिर 50% पर आ गया। मेरे पास अभी 1 मील वाउचर बचा था, इसलिए ज्यादा चिंता नहीं थी। मैंने ठंडा पानी पिया, 2 शुगर पैकेट खाए और फिर शिकार पर निकल पड़ा। अचानक एक खिलाड़ी एक बच्चे पर झपटा और उसका हॉट डॉग छीन लिया। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। कुछ ही सेकंड में सिक्योरिटी पहुंच गई। उन्होंने खिलाड़ी को घेर लिया और एयरपोर्ट के बाहर खड़ी पुलिस कार में फेंक दिया। तभी सिस्टम की घोषणा गूंजी, प्लेयर 25 ने एक एनपीसी से खाना छीना, सिक्योरिटी द्वारा एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया, एलिमिनेटेड, कर्ज $10 लाख। मैंने तुरंत एक जरूरी बात समझ ली। इस एयरपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे सिक्योरिटी का ध्यान तुम पर जाए। लेकिन आज एयरपोर्ट अजीब था। एक भी फ्लाइट लेट नहीं थी। लगता है सिस्टम ने मेरा लूप होल पैच कर दिया था। पूरा दिन मैं एक आम यात्री की तरह टर्मिनल में घूमता रहा। जहां कहीं भी फ्री सैंपल मिलते मैं पहुंच जाता। मैं सिर्फ खाता था, कभी खरीदता नहीं, और जैसे ही दुकानदार को शक होता मैं वहां से गायब हो जाता।
इसी तरह किसी तरह शाम निकल गई। डिनर में मैंने अपना आखिरी मील वाउचर इस्तेमाल किया और हंगर मीटर फिर भर लिया, लेकिन आज मेरी एनर्जी और भी कम थी। इस बार मैंने कुर्सी पर सोने का फैसला नहीं किया। मैं एक अंधेरे साइड कॉरिडोर में घुस गया, जहां मैंने पहले एक सोने की खान देखी थी, एक छोड़ा हुआ यूटिलिटी रूम। दरवाजा थोड़ा टूटा हुआ था, अंदर कबाड़ भरा था, लेकिन दरवाजा बंद करो तो वो एक निजी दुनिया बन जाती थी। मैं अंदर घुसा ही था कि धड़ाम, किसी ने दरवाजा लात मारकर खोल दिया। एक लंबा आदमी अंदर आया, उसकी आंखें तिरछी थी और उसके साथ 2 गुंडे थे। निकल यहाँ से, अब ये जगह हमारी है। मैंने उसे पहचान लिया। कल बेकरी में वही सबसे हिंसक था। उसने दूसरों के हाथ से ब्रेड तक छीनी थी। मैं समझ गया मैं उससे नहीं लड़ सकता, इसलिए मैंने जगह छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, उसने अचानक चाकू निकाल लिया। जो कुछ है सब निकाल, वरना पेट फाड़ दूंगा। उनकी आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था। वो सच में मुझे मार सकते थे। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। लड़ूं? नामुमकिन। पैसे दे दूं तो एलिमिनेशन तय। मैं क्या करूं? मैंने मुश्किल से निकला, सर बात करके। चुप। हल काटने वाला चाकू मेरे गले के और करीब आ गया। आखिरकार मैंने हार मान ली। मैंने अपने अकाउंट के पूरे $50 उसे ट्रांसफर कर दिए। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक उम्मीद बाकी है। उन्होंने पैसे बांटे और मुझे बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से उनकी हंसी सुनाई दे रही थी। लूटपाट सच में काम करती है। अच्छा हुआ उसने बता दिया कि पैसे लूटने पर एलिमिनेशन नहीं होता। अब पैसे की टेंशन खत्म। मैं चौंक गया। वो कौन था जिसे गेम के नियम इतनी अच्छी तरह पता थे? एनपीसी को लूटना मना था, लेकिन खिलाड़ियों को लूटना, यहाँ तक कि मारना भी अलाउड था। सिर्फ दूसरे दिन और मैं अपना आखिरी $50 खो चुका था। अब ना पैसे थे ना खाना। क्या मैं बस मौत का इंतजार करूं? तभी पब्लिक स्क्रीन पर एक अनजान मैसेज चमका। लेवल 3, सेक्शन A की बेकरी में आओ। ब्रेड आधी कीमत पर। यूटिलिटी रूम का दरवाजा खुला। वो लंबा आदमी और उसके साथी बाहर निकले। मैं तुरंत छुप गया और चुपचाप उनका पीछा करने लगा। तीनों सीधे कन्वीनियंस स्टोर पहुंचे और चोरी किए सारे पैसे सोडा क्रैकर्स पर उड़ा दिए। पेमेंट कंफर्मेशन की आवाज गूंजी और उसी पल सिस्टम ने घोषणा की, प्लेयर 5, 49 और 61 एलिमिनेटेड। कारण ओवर स्पेंडिंग। कर्ज $10 लाख। लंबा आदमी दर्द से चीखा, लेकिन उसकी आवाज खत्म होने से पहले ही उसका शरीर रोशनी बनकर गायब हो गया। बाकी दोनों भी गायब हो गए। जमीन पर ढेर सारे सोडा क्रैकर्स और ब्रेड गिर गए। मैं तुरंत वहां दौड़ा, अपनी जैकेट उतारी और सारी खाने की चीजें उसमें भर ली। मैं सही था। सिस्टम ने कहा था ओवर स्पेंडिंग पर एलिमिनेशन होगा, लेकिन हर खिलाड़ी के पास सिर्फ $50 थे, तो कोई ओवरस्पेंड कैसे कर सकता था? सिर्फ एक जवाब था, अगर तुम किसी दूसरे खिलाड़ी के पैसे लूटकर $50 से ज्यादा खर्च करते हो तो वो ओवरस्पेंडिंग मानी जाएगी। लेकिन बेकरी में उस आदमी ने ब्रेड छीनी थी और एलिमिनेट नहीं हुआ था, मतलब खाना लूटना अलाउड था। मुझे यकीन था आने वाले दिनों में बाकी लोग भी ये समझ जाएंगे और फिर खाने के लिए खून खराबा शुरू होगा। इसलिए मुझे ये खाना छुपाना था। मैंने 5 अलग अलग सुरक्षित जगहें ढूंढी और क्रैकर्स को उनमें बांट दिया, हर दिन के लिए एक जगह। अब मैं बाकी 5 दिन आसानी से निकाल सकता था, लेकिन तब तक मेरी एनर्जी फिर बेहद नीचे जा चुकी थी और मैं फिर एक टर्मिनल चेयर पर बैठे बैठे सो गया। गेम का तीसरा दिन शुरू हुआ। तभी पास से एक दर्दनाक खांसी की आवाज गूंजी। सबकी नजरें उधर मुड़ गईं। वो प्लेयर 47 थी, कमजोर दिखने वाली लड़की। वो ठंडी लोहे की बेंच पर कांप रही थी। उसका चेहरा बुखार से लाल था। उसका बॉयफ्रेंड, जो खुद भी खिलाड़ी था, उसे घृणा से देखने लगा। तुम्हें क्या हुआ? बुखार है। 7वें दिन से पहले मरने की हिम्मत मत करना। प्लेयर 47 ने कांपती आवाज में कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत दर्द हो रहा है। एरन, क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? बिल्कुल नहीं। कहीं मुझे भी बीमारी लग गई तो? अचानक पूरे टर्मिनल में तेज अलार्म बज उठा। भारी कदमों की आवाजें दूर कॉरिडोर से आने लगी। सफेद हाजमैट सूट पहने क्वारंटीन ऑफिसर अंदर घुसे और आसानी से प्लेयर 47 को उठा लिया।
मुझे छोड़ दो, मैं एलिमिनेट नहीं होना चाहती। एरन, मदद करो, प्लीज मदद करो। लेकिन एरन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, वो बस मुड़ा और भाग गया। क्वारंटीन ऑफिसर्स ने उसकी चीखों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वे उसे स्ट्रेचर पर डालकर ले गए और बाकी खिलाड़ी डर से जमे हुए बस देखते रह गए। कुछ ही सेकंड बाद सिस्टम की आवाज गूंजी, प्लेयर 47 जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा घोषित, क्वारंटीन हेतु गेम जोन से जबरन हटाया गया, एलिमिनेटेड, कर्ज $10 लाख, प्लेयर 87 जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा घोषित, क्वारंटीन हेतु गेम जोन से जबरन हटाया गया, एलिमिनेटेड, कर्ज $10 लाख। खिलाड़ियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, हर चेहरे पर शक था। प्लेयर 87 वही था जिसने कल कूड़ेदान से खाना निकाला था। आज उसे भयंकर दस्त हो रहे थे, मतलब जुकाम हुआ तो बाहर, दस्त हुए तो बाहर। अगला नंबर किसका होगा? अब तो कोई हल्की खांसी भी करता या सिर्फ गला साफ करता तो लोगों की धड़कनें तेज हो जाती। मैंने एक और नियम सीख लिया, तुम बीमार नहीं पड़ सकते। हल्का सा सर्दी जुकाम या मामूली पेट खराब भी गेम जोन से बाहर फेंकने के लिए काफी है। मैंने वो दिन चोरी की हुई ब्रेड और क्रैकर्स पर गुजारा। आज एयरपोर्ट और भी ज्यादा ठंडा था, मानो पूरा एयरपोर्ट एक विशाल फ्रीजर बन गया हो। मुझे कूड़ेदान में एक थर्मल इमरजेंसी ब्लैंकेट मिल गया, वही जो पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। उसे ओढ़ते ही आखिरकार मेरे शरीर को थोड़ी गर्मी मिली। चौथा दिन शुरू हुआ और एलिमिनेशन लगातार बढ़ते जा रहे थे। सुबह सुबह मैं उठा और आज के लिए छुपा कर रखा हुआ खाना लेने निकल पड़ा। मैं भीड़ से बचते हुए उस पहली जगह पहुंचा, एक दूर पड़े वॉशरूम के पीछे, विशाल गमले और दीवार के बीच की संकरी दरार। मैं झुका और हाथ अंदर डाला, खाली, वहां कुछ भी नहीं था। मेरा दिल डूब गया। मैंने दोबारा टटोला और ध्यान से देखा, क्रैकर के रैपर का एक टुकड़ा तक नहीं बचा था। मैं बिना समय गंवाए दूसरी जगह भागा, वहां भी कुछ नहीं। तीसरी जगह खाली, चौथी जगह खाली। मेरे सारे छुपाए हुए खाने एक ही रात में गायब हो चुके थे। ब्रेड के बैग, सोडा क्रैकर्स, सब कुछ जैसे कभी वहां था ही नहीं। मेरा जीतने वाला पूरा प्लान एक झटके में टूट गया। एक ही रात में मेरी हर छुपी जगह ढूंढ लेना और बिना कोई निशान छोड़े सब साफ कर देना, ये किसी आम खिलाड़ी का काम नहीं था। कौन मुझे इतने समय से देख रहा था? मेरी उम्मीदें पूरी तरह टूट गईं। मैं फिर बेशर्मी से फ्री सैंपल्स ढूंढने लगा, लेकिन अब बाकी खिलाड़ी भी वही कर रहे थे। दुकानदार समझ चुके थे, उन्होंने सारे फ्री सैंपल हटा दिए थे। यहाँ तक कि कॉफी शॉप का कंडीमेंट काउंटर भी खाली था। सारे शुगर पैकेट लॉक कर दिए गए थे। अब कूड़ेदान ही युद्ध भूमि बन चुके थे। कई खिलाड़ी अभी भी दस्त होने का रिस्क लेकर कूड़े से खाना निकाल रहे थे, लेकिन जब तक मैं पहुंचता टुकड़े तक नहीं बचते। किसी तरह रात के 10 बजे तक मैंने खुद को जिंदा रखा। मेरे सारे मीटर लाल चमक रहे थे। तभी मैं एयरपोर्ट के लग्जरी स्टोर्स की तरफ बढ़ा। पास खड़े खिलाड़ी फुसफुसाने लगे, ये पक्का एलिमिनेट होने वाला है, लग्जरी स्टोर में जाकर क्या करेगा। मैंने पास के कूड़ेदान से कुछ फेंके हुए बैग और बॉक्स निकाले। कई यात्री टैक्स बचाने के लिए उड़ान से पहले बॉक्स फेंक देते हैं। मैंने सबसे सही हालत वाले बैग में वो बॉक्स सावधानी से रखे और उसे हाथ में पकड़ लिया। पहले दिन की तलाश के दौरान मैंने एक बेहद खास चीज खोजी थी। डिपार्चर हॉल की पहली मंजिल पर एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट खुला हुआ था और अब मैं वहीं जा रहा था, फ्री आराम और फ्री खाना लेने। मैंने भारी कांच का दरवाजा खोला। गर्म हवा और बीफ ब्रॉथ की खुशबू मेरे चेहरे से टकराई। एक वेट्रेस मीठी मुस्कान के साथ मेरी तरफ आई। वेलकम सर, कितने लोग? 2। मैंने बेहद कैजुअली वो महंगा दिखने वाला लग्जरी बैग कुर्सी पर रखा। कोई शांत जगह दीजिए, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। उसकी नजर मेरे बैग पर गई, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। बिल्कुल सर, इधर आइए। इतना महंगा सामान खरीदने वाला इंसान भला कोई फ्री लोडर गरीब कैसे हो सकता है? वो मुझे एक सेमी प्राइवेट बूथ तक ले गई, जहां मुलायम सोफा सीटें थीं, बहुत प्राइवेट। जैसे ही मैं बैठा, मैंने फोन निकाला और तेजी से स्क्रीन पर उंगलियां चलाने लगा। फिर मैंने एक ऐसा नंबर डायल किया
जो असल में था ही नहीं। कॉल कनेक्ट होते ही मेरी रोती हुई आवाज पूरे शांत इलाके में गूंज उठी। मैं एयरपोर्ट के हॉटपॉट रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने पेरिस की सुबह 3 बजे की फ्लाइट बुक कर ली है। अगर तुम नहीं आई तो इस जिंदगी में मुझे दोबारा कभी नहीं देख पाओगी। मैंने जोर से फोन टेबल पर पटक दिया और अगले ही पल मेरी आंखों में आंसू भर आए। वेट्रेस तुरंत भागकर आई। उसके हाथ में सफेद फंगस सूप का गर्म कटोरा और फल की छोटी प्लेट थी। उसकी आवाज सहानुभूति से भरी थी। सर प्लीज शांत हो जाइए, पहले कुछ पी लीजिए। क्या आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको दुख पहुंचाया है? मैंने भारी आवाज में कहा। धन्यवाद। जब सोचता हूँ कि वो अपने असली प्यार के साथ खुश है तो मुझसे कुछ खाया नहीं जाता। वेट्रेस ने सूप मेरे सामने रख दिया। जितना ज्यादा दुख होता है उतना ज्यादा खाना चाहिए, वरना उसे पछताने की ताकत कहाँ से लाओगे? मैंने धीरे से सिर हिलाया और सूप पीना शुरू किया। गर्म और मीठा तरल मेरे सूखे गले से नीचे उतरा। अंदर भूख पागलों की तरह चीख रही थी, लेकिन अभी मुझे कंट्रोल रखना था। थोड़ी देर बाद वो फिर आई। इस बार उसके हाथ में स्टीम डेक का कटोरा था। मैं धीरे धीरे उठकर कंडीमेंट काउंटर तक गया और बीफ क्रम्स के 3 बड़े चम्मच उसमें डाल दिए। फिर वापस आकर बैठ गया। मैं चाहता था कि सब कुछ एक ही बार में निगल जाऊं, लेकिन मैंने खुद को रोका। मैं छोटे छोटे रिफाइंड बाइट्स लेने लगा। साथ ही मेरी नजरें लगातार वेट्रेस और मैनेजर पर थीं। अब वो वेट्रेस किसी रडार जैसी हो चुकी थी। सर, अगर आपका मूड खराब है तो हमारा नया टोमेटो सूप ट्राई कीजिए। खट्टा मीठा है, भूख खोल देता है। कुछ ही सेकंड में गर्म टोमेटो सूप मेरे सामने था और मैं आपके लिए कुछ स्नैक्स भी लाती हूँ। उसके तुरंत बाद फ्री फ्राइज की प्लेट भी आ गई। वेट्रेस फिर मेरे पास आई। उसकी आंखों में जिज्ञासा और सहानुभूति दोनों थीं। सच कहूं तो वो मुझसे ज्यादा परेशान लग रही थी। मेरे दिमाग में तुरंत खतरे की घंटी बजी। वो बहुत ज्यादा पूछताछ कर रही थी। मैंने तुरंत अपना अभिनय बदल दिया। मेरी आंखों में फिर आंसू भर आए। आवाज कांपने लगी। क्या वो सच में मुझे छोड़ चुकी है? मैं सच में जाना नहीं चाहता था। मैंने सही समय पर सिर झुका लिया। मेरे कंधे जोर जोर से कांपने लगे। प्लीज मत रोइए। वेट्रेस घबरा गई। वो भाग कर गई और एक बड़ा सा टेडी बियर लेकर वापस आई। उसने उसे मेरी बाहों में थमा दिया। ये आपका साथ देगा। आप इतने हैंडसम हैं, वो लड़की जरूर पछताएगी। मैंने उस मुलायम टेडी बियर को कसकर पकड़ लिया। उसी पल थकान सुनामी की तरह टूट पड़ी। मेरा एनर्जी मीटर लगभग खत्म हो चुका था। मुझे आराम चाहिए था। मैंने चुपके से अपने फोन में रात 2 बजे का वाइब्रेशन अलार्म लगाया। फिर टेडी बियर से टिककर नरम सोफे पर लेट गया। आंखें बंद करने से पहले मैंने बस यही दुआ की कि वो मुझे यहाँ से बाहर ना निकाले। पता नहीं मैं कितनी देर सोया जब तक वेट्रेस ने मुझे जगाया नहीं। सर, आपकी फ्लाइट का टाइम नहीं हो गया? उसी वक्त मेरा फोन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। बिल्कुल सही समय पर मैंने बिजली की तेजी से फोन उठाया। कॉलर आईडी देखे बिना अपनी पहले से तैयार लाइनें चिल्ला दी। मैं 4 घंटे से हॉटपॉट रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार कर रहा था, फिर भी तुम नहीं आई। क्या वो आदमी सच में इतना जरूरी है? मैं जा रहा हूँ, सच में जा रहा हूँ। क्या तुम आखिरी बार मुझसे मिलने भी नहीं आओगी? मैंने फोन काट दिया। फिर अपना चेहरा टेडी बियर में छुपा लिया। मेरे कंधे कांप रहे थे। जो भी देखता उसे यही लगता कि मैं चुपचाप रो रहा हूँ। मैनेजर रुका, सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। वेट्रेस ने चुपचाप मेरे ऊपर एक कंबल डाल दिया और मैं पूरी रात उस बड़े सोफे पर आराम से सोता रहा। जब मैं जाने लगा, वेट्रेस खुद मेरे लिए फ्री सोया मिल्क, चावल की खिचड़ी और चाय वाले अंडे लेकर आई। उसकी आंखों में हौसला था। सर, हिम्मत मत हारिए। उस औरत को छोड़ दीजिए, आपको उससे बेहतर कोई जरूर मिलेगा। नई जिंदगी की बधाई। क्योंकि मैंने कभी कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था, मुझे कोई बिल भी नहीं देना पड़ा। मैंने धीरे से धन्यवाद कहा और कांच का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मेरा एनर्जी मीटर पूरी तरह फुल था, हंगर मीटर भी मैक्स। ये चाल बेहद बेशर्म थी और सिर्फ एक बार ही काम कर सकती थी। मैं अपना ये ट्रम्प कार्ड पहले ही इस्तेमाल कर चुका था। जल्द ही गेम का 5वां दिन शुरू हो गया। हॉटपॉट रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही मुझे फिर वेड और उसकी टीम दिख गई। अब उसकी टीम 20 से ज्यादा लोगों की हो चुकी थी। वे लोग क्रैकर्स बांट रहे थे। जैसे ही मैंने पैकेट देखे, मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। वो मेरे क्रैकर्स थे। मैंने हर पैकेट के कोने को जानबूझकर थोड़ा फाड़ा था।
पहचान के लिए। मैं गुस्से में उनके पास पहुंचा। वेड, तुमने मेरे क्रैकर्स चुराए। वेड शांत मुस्कुराया। गुस्सा मत हो, मैंने तुम्हें टीम ज्वाइन करने को कहा था, तुमने मना कर दिया। उन्हें वापस करो। वो हल्का सा हंसा। मेरे साथियों को देखो, क्या तुम्हें लगता है ये लोग वापस करना चाहते हैं? उसने पीछे इशारा किया। 20 से ज्यादा आंखें लालच से चमक रही थीं। मैंने उसके दिए हुए एक क्रैकर को उठाया और धीरे से पीछे हट गया। क्या अब भी मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन कर सकता हूँ? प्लेयर 66, अब बहुत देर हो चुकी है। वेड की मुस्कान बेहद नरम और मासूम दिख रही थी, लेकिन उसके शब्द बर्फ जैसे ठंडे थे। ये गेम कभी अकेले खेलने के लिए बना ही नहीं था। खिलाड़ी सिर्फ टीम बनाकर दूसरों के संसाधन छीनकर ही बच सकते हैं। तुम्हारे पास अब न पैसा है, न खाना, न किसी के लिए कोई कीमत, तो अब तुम सिर्फ इंतजार कर सकते हो। कुछ कहना है? उसी पल सिस्टम की घोषणा गूंजी। सभी खिलाड़ियों का दिन 5 में स्वागत है। गेम को और मनोरंजक बनाने के लिए आज से एयरपोर्ट के सभी वाटर डिस्पेंसर बंद किए जाते हैं। वॉशरूम का पानी दूषित है, इसे इस्तेमाल न करें। पब्लिक स्क्रीन तुरंत गालियों और चीखों से भर गई। मनोरंजन? तुम पागल हो क्या? 3 दिन बिना पानी? तुम हमें मारना चाहते हो? वेड की टीम में भी घबराहट फैल गई। खाना जरूरी था, लेकिन पानी उससे भी ज्यादा खतरनाक करेंसी बन चुका था। लेकिन वेड बिल्कुल शांत था। उसने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। इतना डर क्यों रहे हो? बस पानी ही तो है। उसने मुझे तिरछी नजर से देखा, फिर बोला, बाकी खिलाड़ियों के पास पानी है, जाकर छीन लो। मेरा दिल बैठ गया, लेकिन अब भागने में देर हो चुकी थी। 20 से ज्यादा खून उतर चुकी आंखें मुझ पर टिक गईं, और अगले ही पल पूरी भीड़ शिकारी कुत्तों की तरह मेरी तरफ टूट पड़ी। छोड़ो, ये मेरा है। मैंने अपना बैग कसकर पकड़ा, लेकिन 4 हाथ 2 हाथों से ज्यादा ताकतवर थे। बैग की स्ट्रैप फट गई, जिप टूट गई। 2 भारी पानी की बोतलें बेरहमी से छीन ली गईं। मेरे आखिरी शुगर पैकेट जमीन पर बिखर गए और तुरंत उठा लिए गए। मुझे जमीन पर धक्का दे दिया गया। वह ठंडी आवाज में बोला, तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं, यही काफी दया है, अब निकल। मैं तुरंत उठा और भाग पड़ा। वेड से बचने के लिए नहीं, पानी तक पहुंचने के लिए। मुझे उस जगह तक पहुंचना था उससे पहले कि बाकी खिलाड़ियों को समझ आए। लिक्विड डिस्पोजल जोन। एयरपोर्ट सिक्योरिटी नियमों के मुताबिक 100 मिलीलीटर से ज्यादा तरल पदार्थ ले जाना मना था। इसलिए सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर यात्री अपनी पानी की बोतलें, ड्रिंक्स और जूस फेंक देते थे। वहीं खास डिब्बों में इस वक्त घरेलू उड़ानों के चेक पॉइंट पर 3 बड़े पारदर्शी प्लास्टिक बिन रखे थे, आधे पिए हुए और कई अनखुले बोतलों से भरे हुए। पास में 2 सिक्योरिटी असिस्टेंट एनपीसी खड़े थे। खुलेआम उन बिन्स में हाथ डालना नामुमकिन था, सीधा सिक्योरिटी अलर्ट हो जाता। लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था, मौका हाथ से निकल रहा था। मैंने तुरंत अपना चेहरा दुख और घबराहट से भर लिया और सीधे चेक पॉइंट की तरफ बढ़ गया। एक्सक्यूज मी, रास्ता दीजिए। मेरी आवाज कांप रही थी, आंसुओं से भरी हुई। सर, लाइन में आइए। एक सिक्योरिटी असिस्टेंट ने मुझे रोका। मैं तेजी से बोला, सॉरी सर, बहुत सॉरी। मैंने बिन्स की तरफ इशारा किया। मुझे लगता है मेरी अंगूठी वहां गिर गई। वो मेरी दादी की आखिरी निशानी है। प्लीज बस 1 मिनट देखने दीजिए। मेरी आंखों से सच में आंसू गिरने लगे। मैं पूरी तरह ईमानदार लग रहा था। सिक्योरिटी असिस्टेंट कुछ पल झिझका, फिर हट गया। जल्दी करो, लाइन डिस्टर्ब मत करना। थैंक यू सर। मैंने बार बार धन्यवाद कहा और तुरंत बिन्स पर टूट पड़ा। मैं बैग्स हटाकर देखता हूँ ताकि किसी को परेशानी ना हो। मैंने चुपचाप 3 बड़े कचरे के बैग निकाले और उन्हें उस जगह ले गया जहाँ सिक्योरिटी की नजर नहीं पहुंच रही थी। मेरी आंखें चमक उठी। इतना पानी आसानी से 3 दिन निकाल सकता था। मैंने तुरंत एक बैग खाली किया और उसमें अनखुली बोतलें भर ली, फिर तेजी से वहां से निकल गया। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था मानो सीने से बाहर आ जाएगा। मैंने रुकने की हिम्मत नहीं की। सीधे पास के एक सुनसान वॉशरूम में घुसा और दरवाजा लॉक कर लिया। मैं किसी खिलाड़ी को ये नहीं जानने दे सकता कि मेरे पास इतना पानी है। मैं टॉयलेट सीट पर चढ़ा, सीलिंग टाइल हटाई और कुछ पानी ऊपर छुपा दिया। फिर बाकी पानी भी अलग अलग जगहों पर छुपा दिया। उसके बाद मैं इंटरनेशनल डिपार्चर चेक पॉइंट पहुंचा और वही ट्रिक दोबारा इस्तेमाल की।
इस बार भी मुझे बहुत सारा पानी मिला, लेकिन ये लालच नहीं था। मेरे पास इससे भी बड़ा प्लान था। दिन 5 तक सिर्फ 67 खिलाड़ी बचे थे। वेट की टीम में 25 लोग थे। वे टिड्डियों के झुंड की तरह घूमते और खिलाड़ियों से खाना पानी छीन लेते। विरोध करने वालों को पीटा जाता, लेकिन एनपीसी सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। अचानक धड़ाम, एक खिलाड़ी लो ब्लड शुगर की वजह से जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही पल बाद उसने हिलना बंद कर दिया। क्या वो मर गया? किसी ने डर से पूछा। सफेद कोट पहने मेडिक्स तुरंत आए। उन्होंने उसे स्ट्रेचर पर रखा और सफेद चादर से ढक दिया। सब कुछ पलक झपकते ही खत्म हो गया। सिस्टम फिर बोला, प्लेयर 93, एनर्जी मीटर 0, एलिमिनेटेड, कर्ज $10 लाख। आज बहुत ज्यादा एलिमिनेशन हो रहे थे। संख्या तेजी से घट रही थी। मुझे सही अलायंस ढूंढना था, एक ऐसी टीम जो वेड का सामना कर सके। पिछले कुछ दिनों के चेहरे मेरे दिमाग में घूमने लगे और उनमें से कुछ खास लोग उभर कर सामने आए। एक 6 लोगों की टीम जिसे प्लेयर 48 लीड कर रहा था। उसके बाकी साथी भी मजबूत और भरोसेमंद लग रहे थे। मैं उन्हें अराइवल हॉल में ढूंढकर कुछ देर देखता रहा। उनकी हालत अच्छी नहीं थी। एक आदमी के होंठ फट चुके थे, दूसरा बार बार अपने होंठ चाट रहा था। स्पष्ट था उनके पास पानी खत्म हो रहा था। यही मेरा मौका था। मैं लग्जरी बैग लेकर उनके पास पहुंचा। हेलो, मेरा नाम लियो है, प्लेयर 66। मैं आपकी टीम ज्वाइन करना चाहता हूँ। प्लेयर 48 खड़ा हुआ। उसने सावधानी से मुझे देखा। दफा हो जाओ, हम नए लोग नहीं ले रहे। मैंने बैग उसकी तरफ बढ़ा दिया। अंदर 3 पानी की बोतलें थीं। उनकी आंखें चमक उठी। मैंने शांत आवाज में कहा, मैं ईमानदार हूँ, मेरे पास सुरक्षित पानी का स्रोत है। मैं टीम की बेसिक पानी की जरूरत पूरी कर सकता हूँ। बदले में मैं टीम में शामिल होना चाहता हूँ और खाना शेयर करूंगा। तुम्हारे पास कितना पानी है? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, इतना कि हम 7 लोग बाकी 3 दिन आराम से निकाल सकें। तभी चालाक प्लेयर 33 बीच में बोला, कहाँ छुपाया है? मैंने तुरंत मना कर दिया। आपको बस इतना जानना काफी है कि मैं पानी ला सकता हूँ, लेकिन छुपाने की जगह सिर्फ मुझे पता होगी। यही मेरा इंश्योरेंस है। प्लेयर 48 ने अपनी टीम की तरफ देखा। सबने एक दूसरे को देखा। फिर उसने फैसला किया, ठीक है लियो, टीम में स्वागत है। मेरा नाम डेमन है। हमारी टीम का एक नियम है, कभी अपने साथी को धोखा मत देना। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मैंने सिर हिलाया। साथ काम करके खुशी होगी। 6ठे दिन की सुबह कोई उम्मीद नहीं लाई, सिर्फ और गहरा डर। मैं अकेला सिक्योरिटी एरिया की तरफ गया। उम्मीद थी थोड़ा और पानी मिल जाएगा, लेकिन इस बार वहाँ 5 गार्ड खड़े थे। उनकी नजरें सीधे डिस्पोजल बिन्स पर थीं। सिस्टम ने ये रास्ता भी बंद कर दिया था। अब आखिरी भरोसेमंद पानी का स्रोत खत्म हो चुका था। कल प्यास से तड़प रहे कई खिलाड़ी आखिरकार वॉशरूम का पानी पीने पर मजबूर हो गए और दूषित पानी की वजह से वे सब एलिमिनेट हो गए। तभी अचानक एयरपोर्ट में घोषणा गूंजी, एलिमिनेशन तेज करने और अंतिम मुकाबले की तैयारी हेतु सर्वाइवल एलिमिनेशन मोड अब एक्टिव है। आज रात 12 बजे जिन 20 खिलाड़ियों के हंगर, थर्स्ट और एनर्जी मीटर का कुल स्कोर सबसे कम होगा, उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। साथ ही टर्मिनल 3 में 3 इमरजेंसी सप्लाई क्रेट्स रैंडम जगहों पर स्पॉन होंगे। उनमें खाना, पानी और थोड़ी दवाइयां होंगी। हर लोकेशन पूरे मैप पर सिर्फ एक बार ब्रॉडकास्ट की जाएगी। पब्लिक स्क्रीन तुरंत चीखों और गालियों से भर गई। ये घटिया सिस्टम हम सबको कर्ज में डुबोना चाहता है। हम सबके साथ खेला गया है। पहले पानी छीना, अब हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहा है। हमारी टीम में भी घबराहट फैल गई। सब शांत रहो। टर्मिनल 3 जाना मतलब आत्महत्या है, लेकिन सच यही था। वेड की टीम सबसे बड़ी थी और सप्लाई क्रेट्स पर कब्जा करने की सबसे ज्यादा संभावना भी उन्हीं की थी। अब सिर्फ 45 खिलाड़ी बचे थे और उनमें से अकेले वेड के पास 25 लोग थे। मतलब अगर बाकी 20 खिलाड़ियों के मीटर अचानक चमत्कारिक तरीके से नहीं बढ़े तो आज रात आधी रात को सामूहिक एलिमिनेशन तय था। हम किसी भी हालत में वेड की टीम को कोई क्रेट नहीं लेने दे सकते थे। डेमन ने मेरी तरफ देखा। लियो, बताओ, ऐसी डेडलॉक सिचुएशन में
एक गरीब इंसान कैसे बचता है? मैंने धीमे से कहा, गरीब इंसान कभी सामने से लड़ाई नहीं लड़ता। वो लूप होल्स ढूंढता है, दरारें खोजता है, अराजकता पैदा करता है और उसी आग में फायदा उठाता है। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। पहला इमरजेंसी सप्लाई क्रेट स्पॉन हो चुका है। टर्मिनल 3, लेवल B2, स्टाफ ब्रेक रूम। दूर दूर से भारी कदमों की आवाजें गूंजने लगी। वेड की पूरी टीम झुंड की तरह टर्मिनल 3 की तरफ दौड़ पड़ी। डेमन भी हमारी टीम को लेकर निकलने लगा। हमें उनसे पहले पहुंचना होगा। रुको, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। लोकेशन स्टाफ ब्रेक रूम है। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? मैं कुछ सेकंड रुका, फिर बोला, पहला क्रेट एक जाल है। जो भी सबसे पहले वहां घुसेगा वो एलिमिनेट होगा। सबकी आंखें सिकुड़ गईं। मैंने समझाया, सिस्टम लगातार एक नियम मजबूत कर रहा है। एनपीसी रूल्स कभी नहीं तोड़े जा सकते। स्टाफ एरिया फॉरबिडन जोन है। कोई आम खिलाड़ी वहां घुसा तो इल्लीगल एंट्री मानकर सिस्टम उसे तुरंत खत्म कर देगा। मैंने ईथन और मिया को स्काउटिंग के लिए भेजा। कुछ देर बाद वे लौटे। तुम सही थे, वेड ने किसी को अंदर नहीं भेजा। उसने अपनी टीम को रास्तों पर फैला दिया है। वो खुद क्रेट को छुए बिना बाकियों को रोकना चाहता है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। क्लासिक ब्लॉकेड स्ट्रैटेजी। पास कुछ अकेले खिलाड़ी घूम रहे थे। उनकी आंखों में पागलपन था। उनके मीटर शायद सबसे नीचे थे और ऐसे लोग सबसे आसान मोहरे होते हैं। मैं एक पिलर के पीछे छिप गया और टीम से फुसफुसाया, स्टाफ ब्रेक रूम की की कार्ड उसके बगल वाले फायर कैबिनेट में है। सब चौंक गए। सच में? मैंने तुरंत कहा, धीरे बोलो। लेकिन देर हो चुकी थी। एक अकेले खिलाड़ी ने हमारी बात सुन ली। उसकी आंखें चमक उठी। वो पागलों की तरह फायर कैबिनेट की तरफ भागा। उसे रोको, वेड चिल्लाया। लेकिन खिलाड़ी पहले ही कैबिनेट खोल चुका था। अंदर कोई की कार्ड नहीं थी और अगले ही सेकंड पूरे B2 में फायर अलार्म गूंज उठा। 6 फुली आर्म्ड गार्ड्स बिजली की तरह वहां पहुंचे। उन्होंने वेड की टीम और उस खिलाड़ी सभी को रायट फॉक्स से दबोच लिया और घसीटते हुए बाहर ले गए। एलिमिनेशन की घोषणाएं लगातार आने लगी। वेड ने एक ही झटके में 5 लोग खो दिए। उसकी टीम अब सिर्फ 20 पर रह गई थी और उन्हें क्रेट से कुछ नहीं मिला। उसी समय सिस्टम की दूसरी घोषणा आई। दूसरा इमरजेंसी सप्लाई क्रेट स्पॉन हो चुका है। टर्मिनल 3, लेवल L3, VIP लाउंज एंट्रेंस। VIP लाउंज, जहां सिक्योरिटी और भी ज्यादा सख्त थी। L3 जाने वाली एलिवेटर पहले से वेड के लोगों ने घेर रखी थी। सिल्वर रंग का क्रेट कॉफी टेबल पर साफ चमक रहा था। मिया घबराकर बोली, अब क्या करेंगे? हम पास भी नहीं जा सकते। मैंने अपना फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। इसे लॉस्ट और फाउंड में जमा कर दो। वो चौंक गई। क्या? बस जल्दी करो। आधे घंटे बाद मैं खुद लॉस्ट एंड फाउंड पहुंचा। चेहरे पर नकली घबराहट थी। मेरा फोन खो गया और मेरा VIP कार्ड भी। असल में मैंने पहले ही ऑब्जर्व किया था कि VIP लाउंज में जाने के लिए ब्लैक VIP कार्ड चाहिए होता है। इतने बड़े एयरपोर्ट में किसी न किसी का कार्ड जरूर खोया होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन दिया और स्टाफ को सच में एक VIP कार्ड मिल गया। क्या ये आपका है? हाँ, यही है। मैंने खुशी दिखाते हुए कार्ड पकड़ लिया, लेकिन स्टाफ ने रोक लिया। ऑनरशिप प्रूफ? उसी वक्त मार्कस ने स्टाफ का ध्यान भटका दिया और मैंने मौका देखकर फोन फेस अनलॉक से खोला और VIP कार्ड की फोटो दिखा दी। सब मैच हो गया। स्टाफ ने मुझे जाने दिया। मैं सीधे VIP रिसेप्शन की तरफ बढ़ा। उसी समय कुछ असली VIP पैसेंजर्स शटल कार्ट में लाउंज जा रहे थे। मैं भी चुपचाप उनके बीच बैठ गया
और वेड के गार्ड्स की नजरों के सामने से निकल गया। एंट्रेंस पर गार्ड ने कार्ड स्वाइप किया। ग्रीन लाइट चमकी। वेलकम प्लैटिनम मेंबर। दरवाजे खुल गए। तभी दूर से वेड चीखा, उसने वो कार्ड चुराया है। मैंने मन ही मन गाली दी, ये मोटा कमीना सच में चालाक है। उधर डेमन और हमारी टीम एलिवेटर के पास वेड के लोगों से भिड़ चुके थे। 6 बनाम 10, इतना बुरा रेशो नहीं था। और उसी केओस का फायदा उठाकर मैं अंदर घुस गया और क्रेट पकड़ लिया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो प्लेयर 66, क्रेट प्राप्त कर लिया गया है। इसके अंदर की चीजें सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों द्वारा इस्तेमाल की जा सकती हैं जिन्हें प्लेयर 66 अनुमति देगा। अनऑथराइज्ड अज़्योर इनवैलिड है। मेरे कानों में वो आवाज किसी फरिश्ते जैसी लगी। तभी तीसरे क्रेट की घोषणा हुई। तीसरा इमरजेंसी सप्लाई क्रेट टर्मिनल 3 के सेंट्रल इंफॉर्मेशन डेस्क के ऊपर स्पॉन हुआ है। यह खुला क्षेत्र है, कोई रिस्ट्रिक्टेड जोन नहीं, कोई ट्रैप नहीं। यह सिर्फ स्पीड और वायलेंस की लड़ाई होगी। वेड ने तुरंत फाइट छोड़ दी। उसने अपनी पूरी टीम इंफॉर्मेशन डेस्क की तरफ मोड़ दी। अब वीआईपी लाउंज लगभग खाली था। मैं क्रेट लेकर बाहर निकला। अंदर इतना खाना और पानी था कि हमारी 7 लोगों की टीम एक दिन आराम से निकाल सकती थी। एक बार हमारे 3 मीटर रिफिल हो गए तो आज रात एलिमिनेशन नामुमकिन था। डेमन ने मेरी तरफ देखा, लियो, आज हम जिंदा हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। बाकी खिलाड़ी तीसरे क्रेट के लिए जानवरों की तरह लड़ रहे थे, लेकिन हम शांत बैठकर खाना और पानी भर रहे थे। आखिरी क्रेट के लिए वेड ने सारी इंसानियत छोड़ दी। उसकी टीम बाकी खिलाड़ियों पर टूट पड़ी। खून, चीखें, मारपीट, पूरा टर्मिनल युद्ध भूमि बन चुका था। आखिरकार नंबर्स जीत गए। वेड की टीम ने क्रेट ले लिया। हम 7 दूर से देख रहे थे। डेमन बोला, एक क्रेट उसकी पूरी टीम के लिए काफी नहीं होगा, और पहला क्रेट तो किसी को मिला ही नहीं। उसकी टीम मुश्किल में है। रात 11:50 बजे। पूरे टर्मिनल पर मौत जैसा सन्नाटा था। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, सिस्टम टैली बिगिनिंग। कंबाइंड हंगर, थर्स्ट और एनर्जी मीटर रैंकिंग के आधार पर सबसे कम स्कोर वाले 20 खिलाड़ी एलिमिनेट किए जाएंगे। सिस्टम बिना किसी भावना के नंबर पढ़ने लगा। हमारी 7 लोगों की टीम के अलावा बाकी सारे सोलो प्लेयर्स खत्म हो गए, यहां तक कि वेड की टीम भी असमान सप्लाईज की वजह से 13 लोगों तक सिमट गई। घोषणा खत्म होते ही पूरा एयरपोर्ट खामोश हो गया। 20 खिलाड़ी खत्म, हर एक पर 1 मिलियन। प्राइस पूल अब $20 मिलियन था। और सिस्टम का नियम, अगर आखिरी में सिर्फ एक खिलाड़ी बचता है तो उसे बोनस 100 मिलियन भी मिलेंगे। कुल ससेरा $120 मिलियन। इतनी बड़ी रकम किसी को भी पागल बना सकती थी। दूर वेड हमें घूर रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने अपनी टीम से कहा, मैं नहीं चाहता कि हम आपस में लड़ें, लेकिन हमारे पास नंबर्स हैं। पहले उन 7 को खत्म करते हैं, फिर 120 मिलियन हम 13 लोग बांट लेंगे। हमारी तरफ डेमन का चेहरा गंभीर था। सब शांत रहो। सिस्टम हमें एक दूसरे के खिलाफ करना चाहता है। वेड की टीम पहले हमें खत्म करेगी, इसलिए हम आपस में नहीं टूट सकते। पहले हम उनके 13 लोगों को खत्म करेंगे, फिर 120 मिलियन बांट लेंगे। टबी जमीन पर बैठ गया। कैसे? उनके पास हमसे ज्यादा लोग हैं। हम तो सीधा काटे जाने वाले बकरे हैं। मैंने धीरे से कहा, पहले छुपते हैं, उन्हें अलग अलग करते हैं। मुझे एक जगह पता है। ठीक उसी समय रात के 12 बज गए। स्क्रीन पर खून जैसा लाल 24 घंटे का काउंटडाउन टाइमर उभरा। पूरे एयरपोर्ट की लाइट्स लाल हो गईं। अलार्म सीधे दिमाग में गूंजने लगा और अगले ही पल सारे एनपीसी गायब हो गए।
पैसेंजर्स, स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स, सब। अब विशाल टर्मिनल 3 में सिर्फ हम 20 खिलाड़ी बचे थे। भागो! हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट डर से ज्यादा तेज निकली। हम सातों दौड़ पड़े। एलिवेटर में घुसते ही मैंने क्लोज बटन दबा दिया। धड़ाम! दरवाजे वेड के गुस्से भरे चेहरे के सामने बंद हो गए। उन्हें भागने मत दो, सारे पैसे हमारे हैं। एलिवेटर सीधे अंडरग्राउंड पार्किंग गराज में उतरी। हवा में पेट्रोल, धूल और गर्मी की बदबू थी। हम तुरंत अलग अलग दिशाओं में भाग गए, छिपने के लिए। कुछ ही सेकंड बाद वेड और उसकी टीम इमरजेंसी स्टेयर्स से नीचे पहुंच गई। विशाल पार्किंग लॉट में 20 खिलाड़ी बिखरे हुए थे। जब तक मैं छिपा रहूं, मेरे पास जिंदा रहने का मौका था। मैं जमीन से चिपक कर एक कार के नीचे की छोटी सी जगह से बाहर देख रहा था। तभी सिस्टम बोला, प्लेयर 9 किल्ड बाय अनदर प्लेयर, 1 मिलियन ट्रांसफर टू द किलर्स अकाउंट। मैं कांप गया। कौन मरा? क्या वो हमारी टीम का था? फिर लड़ाई की आवाजें आईं और उसके बाद टबी की दर्दनाक चीख। कुछ देर बाद उसके एलिमिनेशन की घोषणा हो गई। पूरे गराज में चीखें गूंज रही थीं। ब्रॉडकास्ट लगातार एलिमिनेशंस पढ़ रहा था। तभी अचानक, प्लेयर 21 एलिमिनेटेड बाय देयर ऑन टीममेट। केओस और गहरा हो गया। अब कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। तभी एनोनिमस ब्रॉडकास्ट आया, अगला टारगेट वेड। वो प्रीवियस चैंपियन है। उसके पास $200 मिलियन हैं। उसे मारो, 200 मिलियन बांटो। ये सुनते ही पूरा गराज फट पड़ा। क्या? वेड पिछले गेम का चैंपियन था, इसीलिए वो इतना ताकतवर था? वेड तुरंत चिल्लाया, झूठ है। मैं भी पहली बार खेल रहा हूं। लेकिन अब कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। 200 मिलियन के सामने आक्ल टूट चुकी थी। उसे मारो, मारो! पूरे गैराज में खूनी दंगा शुरू हो गया। मैंने इस केओस का फायदा उठाया। एक एसयूवी का ट्रंक खुला हुआ था। मैं चुपचाप अंदर घुस गया। अंधेरे में सिकुड़ कर बैठ गया। बाहर चीखें, लड़ाई और सिस्टम की अनाउंसमेंट्स गूंज रही थीं। धीरे धीरे आवाजें कम होने लगीं। फिर पूरा गराज शांत हो गया। मैंने ट्रंक की दरार से बाहर झांका। चारों तरफ सिर्फ लाशें और खून था। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, लियो, लियो, कहां हो? ये डेमन की आवाज थी। मैंने वेड को पकड़ लिया है। बाहर आओ, हम मिलकर उसे खत्म करेंगे, फिर 200 मिलियन बांट लेंगे। मैंने सांस रोक ली। मैंने जवाब नहीं दिया। डेमन मेरी कार के पास से आगे निकल गया। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि धड़ाम, ट्रंक जोर से खुल गया। लाल रोशनी अंदर भर गई। डेमन मुस्कुरा रहा था। तो तुम यहां छिपे थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। हाइड एंड सीक खत्म हुई प्लेयर 66। उसकी आवाज जहरीली थी। ठंडी डर की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने मुझे पकड़कर बाहर खींच लिया। मैंने दांत भींचकर कहा, तो तुम दोनों शुरू से साथ थे, वेड और डेमन? पूरा टीम राइवलरी सिर्फ नाटक था। तुम दोनों रूल्स जानते थे। तुमने अनोनिमस मैसेजेस से खिलाड़ियों को मैनिपुलेट किया, उन्हें रॉबरी और ओवर स्पेंडिंग की तरफ धकेला और फिर फायदा उठाया। वेड ने शुरुआत से टीम बिल्ड की और तुमने खुद को उसका दुश्मन दिखाया ताकि आखिर में दोनों टीमें एक दूसरे को खत्म कर दें और तुम दोनों सब जीत लो। डेमन हंसा। लियो, तुम सच में बहुत तेज हो। पिछले कुछ दिनों में मदद के लिए शुक्रिया। वेड गरजा। डेमन, मुझे खोलो। समय बर्बाद मत करो। डेमन ने उसकी तरफ ठंडी नजर डाली। खोल दूं? तुम मजाक कर रहे हो? 100 मिलियन आधा बांटने से बेहतर है। सब कुछ अकेले लेना। और तुम्हारे पिछले 200 मिलियन भी मुझे चाहिए। अगले ही पल उसने वेड को मार डाला। सिस्टम बोला,
प्लेयर 44 एलिमिनेटेड। बोनस रिवील। प्लेयर 44 पिछले गेम का चैंपियन था। उसकी क्यूमुलेटिव विनिंग्स $200 मिलियन। अब किलर के अकाउंट में ट्रांसफर। डेमन खुशी से मुस्कुराया, लेकिन उसी पल मैंने इंडस्ट्रियल हेयर स्प्रे उसकी आंखों में स्प्रे कर दिया। गाढ़ा केमिकल क्लाउड सीधे उसके चेहरे पर फटा। डेमन दर्द से चीख पड़ा। वो आंखें पकड़कर पीछे लड़खड़ा गया। मैं तुरंत ड्राइवर सीट की तरफ रेंगने लगा। जब मैं ट्रंक में छिपा था, तभी मैंने देख लिया था। कार का ड्राइवर डोर भी खुला था और की इग्निशन में लगी हुई थी। प्लेयर 66, डेमन दहाड़ा। मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। वो दर्द सहते हुए पागलों की तरह मेरी तरफ दौड़ा। उसका डैगर मेरे सिर को हल्का सा छूकर सीट में धंस गया। मैंने की घुमाई। वूम! इंजन गरज उठा। मैंने तुरंत गियर ड्राइव में डाला और पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। डेमन को उम्मीद ही नहीं थी कि कार अचानक स्टार्ट हो जाएगी। धड़ाम! कार ने उसे हवा में उछाल दिया। वो जमीन पर गिरा, लेकिन फिर भी उठने की कोशिश करने लगा। मैंने रिवर्स गियर डाला और कार उसके ऊपर चढ़ा दी। कुछ सेकंड बाद सिस्टम ने आखिरी फैसला सुनाया। प्लेयर 48 एलिमिनेटेड। बोनस रिवील। प्लेयर 48 पिछले गेम का चैंपियन था। उसकी क्यूमुलेटिव विनिंग्स $180 मिलियन। अब किलर के अकाउंट में ट्रांसफर। सर्वाइविंग प्लेयर्स 1। बधाई हो प्लेयर 66, आप इस राउंड के सोल चैंपियन हैं। एयरपोर्ट स्मगल राउंड कंप्लीट। इस राउंड की विनिंग्स $120 मिलियन प्लस $200 मिलियन प्लस $180 मिलियन, टोटल $500 मिलियन। मैं मुश्किल से ड्राइवर सीट के नीचे से बाहर निकला। तेल, धूल और खून से लथपथ। कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ हड्डियों तक उतर चुकी थकान और सर्वाइवर की खाली सुन्नता। धीरे धीरे लाल लाइट्स बुझने लगीं। अलार्म बंद हो गए। एक सफेद रोशनी चमकी और अगले ही पल मैं फिर उसी खाली सफेद वॉइड में खड़ा था जहां गेम शुरू हुआ था। सिस्टम ने मेरे कान में फुसफुसाया, अब तुम्हारे पास $500 मिलियन हैं। अच्छी जिंदगी जियो, लेकिन नियमों के अनुसार चैंपियंस को गेम छोड़ने की अनुमति नहीं है, वरना तुम पर $500 मिलियन का कर्ज चढ़ जाएगा। सफेद रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और अचानक मेरे आसपास फिर 100 लोग खड़े थे। सबके चेहरे पर डर और उलझन थी। तभी सिस्टम की वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, वेलकम 100 प्लेयर्स टू द ब्रोक गेम। स्टार्टिंग फंड्स $50। ऑब्जेक्टिव सर्वाइव 60 डेज। द विनर गेट्स $1 मिलियन।